अपने क्या करना है, परिपथ का विश्लेषण करना है। और परिपथ के विश्लेषण के लिए अपनी दो विधियां काम में ली जाती है। एक विधि अपनी आती है जिसे अपने कहते हैं, एक विधि को अपने कहते हैं संधि या नोड विधि, संधि या नोड विधि। और एक विधि अपनी आती है पास या लूप विधि। ठीक है, तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से अपने को क्या करना है, परिपथ का विश्लेषण करना है। और किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ का विश्लेषण करने की दो विधियां आती है, एक तो आती है संधि या नोड विधि और दूसरी आती है पास या लूप विधि। तो जो धारा पर आधारित विधि है, जो धाराओं पर आधारित होती है, उस विधि को तो अपने कहते हैं संधि या नोड विधि। और जो विधि वोल्टताओं पर आधारित है, किस पर आधारित है, वोल्टताओं पर आधारित है, उस विधि को कहा जाता है पास या लूप विधि। तो किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथों का विश्लेषण करने की दो विधियां अपने काम में लेते हैं, एक तो होती है संधि या नोड और दूसरी होती है पास या लूप। तो जो धाराओं पर आधारित है उसे कहते हैं संधि या नोड विधि, और जो वोल्टताओं पर आधारित है उसे कहा जाता है पास या लूप विधि। अब एक एक करके अपने ये विधियां पढ़ने वाले हैं। आज बस अपने एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसके अंदर संधि या नोड विश्लेषण विधि को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी विधि है तो इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले संधि या नोड विधि, संधि या नोड विधि। तो सबसे पहले तो ये बात कि इसे काम में कब लिया जाता है, जब आपको क्या करना हो, विभिन्न संधियों पर, जब आपको विभिन्न संधियों या विभिन्न संधि या नोड पर वोल्टताएं ज्ञात करनी हो, वोल्टता ज्ञात करनी हो, या आपको क्या करना हो, उनके मध्य विभवांतर ज्ञात करना हो, तब अपने क्या किया जाता है, संधि या नोड विधि को काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि संधि या नोड विधि जो है इसे कब काम में लेते हैं, तो जब विभिन्न संधि या नोड पर आपको वोल्टता ज्ञात करनी हो या उनके मध्य क्या करना हो, विभवांतर ज्ञात करना हो, तब अपनी कौन सी विधि काम में ली जाती है, संधि या नोड विधि काम में ली जाती है। इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, इस विधि में अपने प्रतिबाधाओं के स्थान पर, प्रतिबाधाओं के स्थान पर किसे काम में लेते हैं, तो अपने काम में लेते हैं प्रवेश्यताओं को। प्रतिबाधाओं के स्थान पर किसे काम में लेते हैं, प्रवेश्यताओं को काम में लेते हैं। आपको पता है कि प्रतिबाधा जो होती है इसे Z से लिखते हैं और प्रवेश्यता जो होती है इसे अपने Y से लिखते हैं। ये बात आप लोग प्लस 2 के अंदर पढ़ करके आ चुके हो। प्लस 2 में नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा। तो प्रतिबाधाओं के स्थान पर अपने किसे काम में लेते हैं, प्रवेश्यताओं को काम में लेते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि है, संधि या नोड विधि है। तो देखिए, अपने किसी एग्जाम्पल की सहायता से अगर इसे सॉल्व करें तो अपने कोई एक परिपथ मान लेते हैं। ये जो बॉक्स बना रहे हैं यहाँ मान लेते हैं कोई प्रवेश्यता आपके पास में है, ठीक है, ये अपने एक परिपथ बना लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर काम में ली जाती है प्रवेश्यताएं। ये Y1, ये Y2, ये Y3, ये Y4 और ये Y5 है। ये विभिन्न प्रकार की क्या है, प्रवेश्यताएं हैं। और इसे मान लेते हैं, ये जो संधि आपके पास में है स्मॉल a, इसे स्मॉल b, और यहाँ पर एक निर्देश बिंदु या संदर्भ बिंदु जो है उसे लिया जाता है। तो यहाँ ये जो है इसे अपने क्या मान लेते हैं, निर्देश बिंदु मान लेते हैं। निर्देश बिंदु जो होता है वो या तो कोई उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन पॉइंट जो होता है सभी में आता है, उस पॉइंट को उभयनिष्ठ मानते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो ओ पॉइंट है, सभी जो आपके पास में पास या लूप है, सभी लूपों के अंदर कॉमन है। ठीक है, कैसे कॉमन है, क्योंकि ये तार देख सकते हो आप लोग एक लाइन में जुड़ा हुआ है, तो ये सारे के सारे तार इसी पर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक उभयनिष्ठ पॉइंट है। या तो ये भूसंपर्कित हो सकता है या फिर ये क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो अपने ओ जो है, ओ को क्या मान लेते हैं, निर्देश पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे, निर्देश
बिंदु मान लेते हैं। ओ जो है आपका क्या है, निर्देश बिंदु। सामान्यतः ये भूसंपर्कित टर्मिनल होता है या फिर अपने जो कॉमन होता है उसे निर्देश बिंदु मानते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भूसंपर्कित करके भी इसे दर्शा सकते हो। तो ओ यहाँ भी है और ये जो पॉइंट है ये भी अपने ओ ही मानते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ओ ही है, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक ही तार पर जुड़ी हुई है, एक समान विभव पर है। तो ये सभी के सभी आप लोग भूसंपर्कित या उभयनिष्ठ से मान सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको धारा माननी है। तो यहाँ मान लेते हैं धारा जो जा रही है वो कितनी है, I1 है, ठीक है। यहाँ जो धारा जा रही है वो कितनी है, I1 है। यहाँ जो धारा जा रही है वो कितनी है, I2 है। यहाँ जो आ रही है वो कितनी है, I3 है। यहाँ जो आ रही है वो I4 है। और आगे जो धारा जा रही है वो कितनी है, I5 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, संधि ए और बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। तो सबसे पहले कहाँ लगाओगे, सबसे पहले आप लोग लगाओगे संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम। तो संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम अगर आप लोग लगाते हो तो संधि ए पर देखिए I1 धारा जो है वो क्या कर रही है, संधि की ओर आ रही है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो I1 किसका लेंगे, प्लस का। I2 यहाँ से बाहर जा रही है तो इसे क्या करते हैं, माइनस का लेते हैं। इस पॉइंट की बात करें, I2 यहाँ से बाहर जा रही है। इसी तरीके से I3 भी यहाँ से क्या हो रही है, बाहर जा रही है, तो इसे भी किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो I1 प्लस का, I2 माइनस का, I3 माइनस का और इक्वल किसके, 0 के। यानी I1 किसके बराबर है, I2 प्लस I3 के जोड़ के बराबर है, या I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल कितना, 0। इसे कोई समीकरण नंबर मैं लगा देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं संधि बी पर। संधि बी पर, तो संधि बी पर आप लोग देख सकते हो I2 धारा जो है वो क्या कर रही है, संधि में प्रवेश कर रही है। तो I2 किसका आएगा, प्लस का। I4 बाहर जा रही है तो माइनस का। I5 भी बाहर जा रही है तो माइनस की, बराबर कितना, 0, ठीक है। I2 प्लस की, I5 I4 दोनों किसकी, माइनस की। तो I4 भी माइनस की, I5 भी माइनस की और इक्वल किसके, 0 के। आगे बढ़ते हैं अपने और सोल्व करते हैं इस समीकरण को। देखिए आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आपको धारा I1 का मान ज्ञात करना होगा। तो I1 कितना आएगी, I2 कितनी आएगी, I3 कितनी आएगी, I4 कितनी आएगी और I5 कितनी आएगी, ये सारे मान आपको क्या करने होंगे, यहाँ पर ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते हो ओम के नियम से V इक्वल क्या लिखते हो, R I लिखते हो। तो अगर I की बात की जाए तो V अपॉन क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। क्या आएगा, V अपॉन R आएगा। अगर इसे प्रवेशिताओं के रूप में लिखते तो क्या लिखते, यहाँ विद्युत वाहक बल लिख देते और R की जगह क्या लिखते, Z लिखते। Z क्या है, प्रतिबाधा है। और प्रवेशिताओं के रूप में लिखते तो I इक्वल क्या लिखते, E और Y लिखते। क्या लिखते, I इक्वल E इंटू वाई। फिर से समझना, V इक्वल RI किसका नियम है, ओम का नियम है। I इक्वल V अपॉन R लिख सकते हैं ओम के नियम से। अब इसे अपने इसमें बदला तो I अपनी जगह V की जगह E लिखेंगे, R की जगह क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। और अगर प्रवेशिताओं के रूप में लिखते हो तो ये किसके बराबर आएगा, EY के बराबर आएगा। बात करें प्रवेशिता की, कि प्रवेशिता क्या होती है, तो जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रवेशिता कहलाता है। आप लोग पढ़ करके आए हो कि प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेशिता कहलाता है। तो 1/Z किसके बराबर होता है, Y के बराबर होता है। अब देखिए I1, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तो आने वाला है Y1, यहाँ आने वाला है Y2, यहाँ Y3, यहाँ Y4, यहाँ Y5। तो ये तो हमने सोल्व कर दिया। बात करते हैं E की, कि E की जगह क्या आएगा। तो आप लोग देखोगे कि जहाँ I1 धारा जा रही है तो धारा हमेशा जाती है उच्च विभव से निम्न विभव के सिरे की ओर। तो E और इसके बीच का अगर विभव देखा जाए तो किसका विभव ज़्यादा है, E का विभव ज़्यादा है। तो यहाँ लिखोगे E माइनस ई ए, ज़्यादा विभव में से कम को घटाया ये E, और यहाँ विभव कितना है, E A है। अब देखो I2 की बात करें तो इधर धारा जा रही है तो किस में से किसे घटाओगे, E A में से E B को घटा दोगे, E A में से E B को घटा दोगे। I3 की बात करें तो ये कितना आएगा, E A और माइनस का कितना, 0। E A माइनस का कितना, 0। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है या क्या है, ये ग्राउंड है यानी भूसंपर्कित है और वो कितना होता है, 0 होता है।
आगे देखिए I4 की बात की जाए तो कितना आएगा, ई बी माइनस का 0। I5 की बात की जाए तो कितना आएगा, ई बी माइनस का 0। तो ये आपके पास में मान है कितना, y3 EA, और ये कितना है y4 EB, और ये कितना है y5 EB। ये आपके पास में समीकरण 1 और 2 के लिए आने वाले मान है। तो इसमें रखें किसमें, समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से आप लोग क्या लिख सकते हो। सबसे पहले आप लोग देखोगे इसके अंदर I1 कितना है, ये है y1 e माइनस का ई ए। कितना है, y1 इक्वल ई माइनस का ई ए, माइनस का I2 कितना है, ये है y2 ई ए माइनस का ई बी। कितना है, ई ए माइनस का ई बी है, माइनस का I3, ये I3 है, कितना है y3 ई ए, और बराबर कितना है 0। कितना है, बराबर 0 है। देखिए कोई कॉमन आ रहा है क्या यहाँ इस समीकरण से, तो आप लोग देख सकते हो इस समीकरण से कॉमन आ रहा है कौन, ई ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ई ए को आप लोग कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो माइनस का ई ए अगर कॉमन लिया जाए, किसका, माइनस का ई ए, तो यहाँ तो बचता है y1, क्या बचता है y1, यहाँ से क्या बचता है, ये बचता है प्लस का y2, यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है प्लस का y3, ठीक है। क्या बचता है, अगर माइनस का ई ए कॉमन लेते हो तो ये माइनस तो कॉमन में चला गया, ई ए बचा, ये माइनस कॉमन में चला गया, यहाँ से क्या बचा y2 बचा, ये माइनस कॉमन में चला गया, क्या बचा y3 बचा। ई बी देखिए अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ ये देखिए ये ई बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर इसे अंदर मल्टीप्लाई करता तो माइनस और माइनस किसका बनता है, ये प्लस का बनता। तो यहाँ क्या आता है, सीधा सीधा ये आएगा प्लस का y2 और ई बी किसके बराबर है ये, तो आप लोग देख सकते हो ई का मान सिर्फ 1 है, तो ये आपके साथ में आने वाला है प्लस का y1 ई बराबर कितना 0, ठीक है। कितना, माइनस का ई ए y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस का y2 ई बी प्लस y1 ई बराबर 0। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप लोग y1 ई, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले किसे लिखा, y1 ई को लिखा, और बराबर में ये आगे चला जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा ई ए y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है, और माइनस का y2 और ई बी। ये समीकरण नंबर 3 आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, समीकरण 3 को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। बोर्ड पर जो टर्म्स है उन्हें मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ, पर उससे पहले आपको कुछ एक बातें फिर से बता देता हूँ। ये तो अपने किससे है, किरचॉफ के नियम से है। ये अपने कैसे लिखा है, ये वाली आपको बस ध्यान में रखनी थी। ये तो आपकी जो डीसी करंट होता है उसके लिए टर्म होती है, और ये एसी करंट के लिए। और यहाँ अपने प्रतिरोध की जगह क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा लिखते हैं, और प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, प्रवेश्यता कहलाता है, ठीक है। तो आई इक्वल क्या लिखते हैं, ई वाई लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना वाई जो वो प्रवेश्यता है, अगर प्रतिबाधा होती तो अपॉन में आती जेड के रूप में। यहाँ ये टर्म कैसे लिखी है, तो इस सूत्र से मैंने इन टर्म्स को लिखा है। आई वाई इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये कैसे लिखी है, ये अपने विभवांतर ज्ञात किया है, 2 पॉइंटों के मध्य विभवांतर। कैसे ज्ञात करते हैं इसे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ वोल्टेज कितनी है ई, और यहाँ कितनी है ई ए, यहाँ ई बी, और यहाँ जो लाइन है वो कितनी है 0 की। तो इन दोनों पॉइंटों के मध्य ई माइनस ई ए, इनके मध्य कितना है ई ए माइनस ई बी, इसके मध्य कितना है ई बी माइनस 0, इसके मध्य कितना है ई ए माइनस का 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस समीकरण को लिख दिया है। ये सारे मान अपने यहाँ रखे, तब आपके पास में क्या आया, आपके पास में है y1 ई बराबर में ई ए, ये सारी टर्म, और माइनस का y2 ई बी। आगे बढ़ते हैं, और इसे अगर यहाँ से हटा दें, अब आपको क्या करना है, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में आपको मान रखना पड़ेगा किसका, I2 का, I4 का और I5 का, ठीक है। अगर यहाँ पर मान रखें तो I2 का मान आप लोग देख सकते हो कितना है, I2 का ये मान जो है वो किसका है, I2 का कितना, y2 ई ए माइनस ई बी, कितना है ई ए माइनस ई बी है, y2 ई ए माइनस ई बी, माइनस का
I4 का मान कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा, कितना है Y4 और EB, Y4 और EB। I5 का कितना है माइनस का Y5 और EB, किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आपके पास में ये कितना Y2 EA माइनस B, ये कितना Y4 EB, और ये कितना आपके पास में Y5 और EB। ठीक है, ये मान आपने यहाँ पर रख दिए। इसे अगर सोल्व किया जाए तो आप लोग फिर से कॉमन लोगे किसे, EA को और EB को। EA यहाँ से कॉमन आ सकता है और कहीं है ही नहीं, तो बस लिखा ही नहीं जाएगा, सीधा क्या आएगा EA और Y2। अब आपको क्या करना है, EB कॉमन निकालना है, तो EB को लेते हैं और किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं। माइनस का लेंगे तो यहाँ फिर प्लस का बच जाएगा क्योंकि माइनस तो बाहर है, तो प्लस का Y2, यहाँ से प्लस का Y4 और यहाँ से प्लस का Y5, किसके बराबर, 0 के बराबर, और समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 3 और 4, इन दोनों समीकरणों के अंदर आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, उसके नीचे एक बार के लिए देखना, ये है EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ठीक है ये, और माइनस का Y2 और EB है, बराबर कितना है E, और समीकरण नंबर कितनी थी, ये 3 थी। कितनी नंबर समीकरण थी, 3। Y और है इसके साथ में Y1, ये समीकरण थी EY1, ठीक है। तो ये समीकरण क्या है, EY1 किसके बराबर है, ये समीकरण EY1 EA Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 माइनस का Y2 EB के बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 में आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में दो ही राशियां अज्ञात है, EA और EB, ठीक है। Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 इनके मान आपको दिए जाएंगे, और बैटरी की जो वोल्टेज है उसका मान भी आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग EA और EB का मान क्या कर सकते हो, यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपनी विधि थी, कौन सी, संधि या नोड विधि, संधि या नोड विधि अपने इसे कहते हैं। और इसकी सहायता से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, अपनी वोल्टता और संधियों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे पास या लूप विधि, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।